कहानी की शुरुआत में हम एक गैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पे आया है अपनी कार को लेने। यहाँ पे हमें उसके गर्लफ्रेंड मैडी के बारे में पता चलता है जो कि अपनी मम्मी के घर पे रहती है और फिलहाल वो 2 जॉब्स करती है, एक बार टेंडर के तौर पे और दूसरी उबर ड्राइवर के तौर पे। और अगर एक कार गैरी लेके चला जाएगा तो वो अपनी उबर ड्राइवर की जॉब खो देगी। यहाँ पे मैडी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मनाने की कोशिश करती है और वह उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को बताने लगती है, पर उसकी यह कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब मैडी के पीछे एक आदमी आता है जो कि कल रात ही उसके साथ था। और उस आदमी को देखने के बाद गैरी का और भी दिल टूट जाता है और वह चुपचाप अपनी कार लेके चला जाता है। उसके बाद फिलहाल अपने बार टेंडर की जॉब के लिए मैडी अपने स्केट से जाती है। तभी वो रास्ते में एक कॉफी शॉप के बाहर देखती है कि ग्रे की टोइंग ट्रक उसकी कार को लेके वहीं पे खड़ी है। यहाँ पे फिलहाल ग्रे अंदर में बिजी है। तब तक मैडी अपनी कार को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, पर वो भूल जाती है कि एक वायर अभी भी टोइंग ट्रक से कनेक्टेड है और वहाँ उसके काम थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और इसकी वजह से गैरी को पता चल जाता है और वह फिर से उस कार को टो करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैडी की एक दोस्त उससे पुलिस से बेल दिलाती है और उसे बेल फिलहाल मिल जाती है। काम के दौरान मैडी अपने को वर्कर्स सेरा और उसके हस्बैंड जिम से मिलती है। वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, पर तभी यहाँ पे सेरा मैडी को एक नोटिफिकेशन दिखाती है जहाँ पे एक बहुत वेल्दी फैमिली अपने इंट्रोवर्ट बेटे के लिए एक किराए की गर्लफ्रेंड को खोज रही है। यहाँ पे वो फैमिली चाहती है कि कोई लड़की आके मेरे इंट्रोवर्ट बेटे को एक्सट्रोवर्ट बना दे और उसके बदले उसे एक विंटेज लग्जूरियस कार मिलेगी। यहाँ पे ऐसे जॉब नोटिफिकेशन मैडी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, पर यहाँ पे अपनी कार को लूज करने के बाद मैडी अपना घर फिर से लूज नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस तरह के जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे मैडी उस अमीर फैमिली के पास अपनी जॉब को डिस्कस करने के लिए जाती है जहाँ पे उसे लिजर्ड और एलिसन मिलते हैं। ये वही दोनों हैं जो अपने बेटे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स मैडी से बातें करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत शाई है और उसे किसी भी लड़कियों से बात करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उसे ड्रिंकिंग और कोई एक्सपीरियंस है, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट जो उसे ये सब सिखा सके और उसे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सके। बस इसलिए हम चाहते हैं कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ले। उन दोनों पेरेंट्स को पता लगता है कि मैडी फिलहाल 32 की है और इस बात से वो दोनों थोड़ी सी हेजिटेंट हो जाती है, पर यहाँ पे मैडी उन दोनों को यह कहकर कन्विंस कर लेती है कि आपके बेटे को कोई मैच्योर पर्सन चाहिए, ना कि कोई यंग लड़की जिसे कुछ भी नहीं आता हो। और मैडी की बातों को सुनने के बाद उन दोनों को भी सही लगता है और वो मैडी को इस काम के लिए हायर कर लेते हैं। पर यहाँ पे इस डील की सबसे सीक्रेट बात यह है कि इस बात का पता उनके बेटे को बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद अगले दिन मैडी एक खूबसूरत ड्रेस पहन के एक पेट शॉप पे जाती है जहाँ पे उन दोनों रिच फैमिली का इकलौता बेटा पर्सी वॉलंटियर करता है। यहाँ पे मैडी कहती है कि मुझे एक डॉग को अडॉप्ट करना है, पर इसके लिए मुझे इस लड़के की असिस्टेंस की जरूरत है। पर्सी एक डॉग के बारे में मैडी को असिस्ट करने लगता है और उसके वेरियस टाइप के फीचर्स को उसे एक्सप्लेन करने लगता है। यहाँ पे मैडी का ध्यान उस डॉग पे ना होके पर्सी पे है और वो फिलहाल उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मैडी की फ्लर्टिंग लाइन को सुनकर पर्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे बातें न करने के लिए एक जगह पे जाके बैठ जाता है। पर तभी उससे मैडी कहती है, ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? यहाँ पे पहले पर्सी थोड़ा हेजिटेट होता है, पर मैडी उसकी साइकिल को लेके एक वैन में लोड कर देती है जिसे वह जिम से लेके आई है। यहाँ पे मैडी पर्सी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान वो पर्सी पे एक जोक मारती है और पर्सी को कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ? यहाँ पे उस लड़के का शक और भी बढ़ जाता है जब मैडी एक शॉर्टकट रास्ता ले लेती है और वो कहती है हम जल्द ही तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पर्सी यूएस हेल्पलाइन की नंबर 911 डायल करने लगता है, पर तभी मैडी उसे फोन छीन लेती है और इसके कारण पर्सी और भी डर जाता है। बस थोड़ी ही देर बाद मैडी पर्सी के घर तक पहुंच जाती है, पर वैन से उतरने से पहले पर्सी मैडी के ऊपर पेपर स्प्रे कर देता है। यहाँ पे मैडी के स्किन और आंखों में काफी जलन होने लगती है और वह चिल्लाते हुए पर्सी को कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती थी। उसकी बातों को सुनकर पर्सी को उस पर थोड़ा सा दया आ जाती है और वह उसके मुंह पे थोड़ी सी पानी मार देता है और यहाँ पे ये दोनों डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद उसी शाम को पर्सी और मैडी एक बार में मिलते हैं जहाँ पे पर्सी एक बढ़िया सा सूट पहन के आया है, पर ये क्या उसके नीचे तो हाफ पैंट है। खैर मुझे ये नहीं मालूम कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद मैडी उसके लिए कॉकटेल मंगवाती है और यहाँ पे पर्सी पहली बार अल्कोहल कंज्यूम करता है, पर उसे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब यहाँ पे मैडी उसे बताती है कि तुम्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले अल्कोहल जरूर ट्राई करनी चाहिए।
मैडी पर्सी को बीच पे ले जाती है और वह उसके सामने ही अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है और वह पर्सी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहती है। यहाँ पे पर्सी अपने आप को रोकना चाहता है पर वह नहीं रोक पाता और पानी में चला जाता है। वो दोनों पानी में नहा ही रहे हैं पर उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे 3 दोस्त आ जाते हैं जो कि काफी पी रखी है और वो मैडी को चिढ़ाने लगते हैं और उन दोनों के कपड़े भी चुराने की कोशिश करने लगते हैं। और उन लोगों की ऐसी हरकत को देख के मैडी को काफी गुस्सा आता है और वह पानी से बिना कपड़ों के ही निकलती है और उन तीनों को काफी कूटने लगती है। और उन तीनों की सही जगह दिखाने के बाद मैडी फिर से पानी में लौट आती है। मैडी की ऐसे रूप को देख के पर्सी काफी डर जाता है और वह मैडी से कहता है कि प्लीज मुझे तुम मेरे घर तक छोड़ दो। यहाँ पे मैडी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती और वह पर्सी के साथ होने की कोशिश करती है पर यहाँ पे पर्सी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तक हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है यार, जानने और सेक्स करने में काफी डिफरेंस होती है, कर सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। हाँ पर प्रोटेक्शन जरूरी है अगर स्ट्रेंजर हो तो। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे मैडी को पर्सी की बातें सुनकर काफी गुस्सा आती है और वो अपने कपड़े पहन के और उसके कपड़े को भी लेके वैन में आके बैठ जाती है और जाने लगती है। उसके पीछे पीछे बिना कपड़ों के पर्सी आता है और वो अपने कपड़े मांगने लगता है। यहाँ पे पर्सी अपने कपड़े मांगने की कोशिश कर रहा है पर मैडी उसकी एक भी नहीं सुनती और वो अपनी कार ड्राइव करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी पर्सी उसके बोनेट पे कूद जाता है और वो उससे कहता है कि कभी भी बिना कपड़ों के इंसान को एटलीस्ट फोन तक तो देना ही चाहिए। बिना कपड़ों का इंसान अपना फोन रखेगा कहाँ अपनी। पर यहाँ पे मैडी को उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना कार ड्राइव किए जा रही है। पर तभी एक पुलिस वैन उसे स्पॉट कर लेती है और फिलहाल हम सबको पता है कि बेल पे छूट के आई है और अगर इस बार वो पुलिस से पकड़ी गई तो उसकी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए मैडी यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहती और वो अपनी कार को स्पीड अप करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद मैडी पर्सी को अपने घर ले जाती है और वहाँ पर भी वो पर्सी के साथ होने की कोशिश करती है और वो अपना बैग हिला के पर्सी के सामने डांस करने लगती है। पर यहाँ पे हम सबको पता है कि पर्सी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और उस बच्चे को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि मैडी काफी भारी है। उसके बाद मैडी पर्सी को अपनी थाई पे बिठा लेती है। वह पर्सी के साथ मेकआउट करना चाहती है पर इसकी वजह से पर्सी को एंजाइटी होने लगती है जिसकी वजह से उसके बॉडी पे रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। और पर्सी की ऐसी कंडीशन को देख के मैडी उसे बिल्कुल भी जज नहीं करती और उसके पीठ पे लोशन लगाने लगती है। और यहाँ पे मैडी की काइंडनेस को देखते हुए पर्सी अपना मुंह खोलता है और कहता है मेरी क्लास अभी तक मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के बीच में सोता हूँ। चिढ़ाएंगे ही, तुम अभी तक अपने मम्मी पापा के बीच में सोते हो इसलिए तो तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। और पर्सी के दोस्तों को इस तरह उसे चिढ़ाने के कारण पर्सी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गया। और यहाँ पे मैडी भी अपनी कहानी बताती है कि किस तरह उसके पापा अपनी नई फैमिली के लिए वह उन सबको छोड़ के चले गए। और उसके बाद पर्सी मैडी से कहता है कि होने से पहले हम दोनों को एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पर्सी और मैडी के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स में बन गए हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। यहाँ पे मैडी बताती है कि वो अपने पापा को हमेशा से ही एक लेटर लिखना चाहती थी कि वो मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते और उसने ऐसा किया भी पर उसके पास वो लेटर वापस आ गई बिना खुले हुए। इसका मतलब साफ साफ था कि उसके पापा ने उसके द्वारा भेजे गए लेटर को पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। और यहाँ पे मैडी की बातों को सुन के पर्सी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो मैडी को पुच्ची करता है। उसके बाद शाम को पर्सी मैडी को अपने लेमोजिन में एक महंगे रेस्टोरेंट में दोनों डेट पे जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी गंदी गंदी बातें भी करते हैं। उसके बाद बातों बातों में ही मैडी को पता चलता है कि पर्सी को म्यूजिक का काफी शौक है, इसलिए वो पर्सी को वहाँ पे रखी हुई एक पियानो को बजाने के लिए कहती है। और यहाँ पे पर्सी को भी अपनी चार दीवारी से बाहर निकलना है, इसलिए वो पियानो बजाने जाता है। और तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बच्चा एक्चुअल में काफी अच्छा पियानो बजा लेता है और जिसकी वजह से वहाँ पे बैठे सारे लोग ताली बजाते हैं क्योंकि पर्सी ने काफी अच्छा बजाया और गाया है। उसके बाद पर्सी मैडी के पास आके बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। पर तभी वहाँ पे पर्सी की एक क्लासमेट आ जाती है जिसका नाम नेटली है और नेटली यहाँ पे पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पर तभी मैडी को यहाँ पे थोड़ी सी जेलस फील होने लगती है और इसलिए वो नेटली को कहती है कि आज ये नहीं जा सकता क्योंकि आज ये मेरे साथ बिजी है। पर तभी यहाँ पे नेटली वहाँ से जाते जाते पर्सी को उस पार्टी का लोकेशन बताते हुए जाती है। उसके बाद पर्सी मैडी से अपने कॉलेज के बारे में बातें करने लगता है और वह कहता है कि जब मैं अपने कॉलेज में चला जाऊंगा तब हो सकता है मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँ। और वह कहता है कि ये अच्छा होगा कि हम दोनों वीकेंड पे एक दूसरे से मिलते रहें। पर तभी यहाँ पे मैडी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाऊंगी, जिसकी वजह से पर्सी काफी उदास हो जाता है और वो वहाँ से उठ के उस पार्टी में चला जाता है जिस पार्टी का लोकेशन के बारे में नेटली ने उसे बताया था। यहाँ पे मैडी को ऐसा लगता है कि हो सकता है पर्सी किसी दूसरी लड़की के साथ सो जाए जिसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है, इसलिए वो पर्सी के पीछे पीछे उस पार्टी में आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे टीनेजर्स मैडी का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे
मैडी सबसे बड़ी है और फिर भी वो पार्टी में आई है। पर यहाँ पे कैसे भी मैडी पर्सी को खोजने में कामयाब रहती है और वो देखती है कि पर्सी नेटली के साथ बेड पे बैठा हुआ है और तब उसे पता चलता है कि पर्सी ने अल्कोहल के साथ एक एनर्जी पिल्स ली है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी है और वो पर्सी को लेकर जल्दी से वॉशरूम में जाती है और उसके मुंह में हाथ डाल के उसे उल्टी करने के लिए कहती है और इसकी वजह से उस पार्टी का माहौल खराब हो जाता है, जहाँ पे नेटली के पापा आके मैडी से झगड़ा करने लगते हैं और यहाँ पे पर्सी नेटली के पापा पे पंच मारते हैं पर वह गलती से मैडी के थ्रोट पे लग जाती है। उसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और उसके बाद पर्सी यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मेकआउट करने के लिए रेडी हूँ और वो अपनी जेब से बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी निकालता है और यहाँ पे पर्सी मैडी के टुवर्ड्स अपना लव भी शो करता है। पर तब मैडी को पर्सी का अपनी तरफ प्यार देख के थोड़ा सा कंसर्न होती है और तब वह पर्सी से कहती है कि अभी तुम ड्रंक हो और हम इस रात कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम सुबह में पर्सी और उसके मम्मी पापा को देखते हैं, जहाँ पे उसके मम्मी पापा काफी खुश है कि उसका बेटा अब इंट्रोवर्ट नहीं रहा और इसकी वजह है उनकी किराए पे लाई गई गर्लफ्रेंड मैडी। यहाँ पे पर्सी अपने मम्मी पापा को कहता है कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता और मैं यहीं पे रहकर मैडी के पास रहना चाहता हूँ। और पर्सी के इस तरह की बातें सुनते ही उसके मम्मी पापा के चेहरों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और यहाँ पे पर्सी जल्दी से अपने कार ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और इधर उसके मम्मी पापा मैडी से फोन पे बातें करने लगते हैं। यहाँ पे पर्सी के मम्मी पापा मैडी को कहते हैं कि हम तुम्हें अब जॉब पे नहीं रख सकते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पर्सी तुमसे काफी अटैच्ड हो गया है और इसलिए वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। वह कहते हैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे वह कार तभी मिलेगी जब तुम पर्सी को उसके कॉलेज जाने के लिए मना लोगी। और तभी हम इधर पर्सी को देखते हैं जो एक्सीडेंटली अपनी कार को अपने मम्मी पापा के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद पर्सी को काफी झटका लगता है और उसे नॉर्मलाइज होने में काफी देर लगती है। उसके बाद पर्सी मैडी को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ पे पर्सी कैसे भी चाह रहा है कि मैडी और उसके मम्मी पापा के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो जाए, पर मैडी यहाँ पे अकेले ही बातें करने में बिजी है। तभी पर्सी को उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है और वो वहाँ से एक्सक्यूज मार के चला जाता है। उसके बाद पर्सी अपने दोस्त के साथ मिलके उस कार को लेके जंगलों में चला जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसे काफी डैमेज करके घर लौट आता है। यहाँ पे मैडी पर्सी को देखती है और उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसके कमरे में जाती है। पर तभी पर्सी उसे पुच्ची करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पे मैडी उसे रोक लेती है। तब यहाँ पे पर्सी मैडी को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन फिर भी मैडी यहाँ पे झूठ बोले जा रही है और जब पर्सी उसकी बातों को नहीं मानता तब मैडी उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। पर तब हम देखते हैं कि पर्सी वहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया। कैसा लड़का है। अब यहाँ पे पर्सी का काम हो चुका है, इसलिए वो मैडी को पूरी सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आई। पर तभी मैडी यहाँ पे उसे समझाने लगती है और कहती है नो पर्सी, हम दोनों के बीच चाहे जो कुछ भी हो पर हमारी फ्रेंडशिप ट्रू है। यहाँ पे पर्सी उसकी एक भी बातों को नहीं सुनना चाहता और वो मैडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद पर्सी अपने मम्मी पापा से बातें करते हुए कहता है कि आप दोनों मेरे लाइफ के बीच में इंटरवीन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ फेलियर और सक्सेस को देखते हुए गुजारना है। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पर्सी फिर से अपनी डेली रूटीन में वापस लौट जाता है, वही रूम में अकेले बैठकर वीडियो गेम खेलना। यहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे मैडी को वह कार मिल जाती है, पर फिलहाल वह थोड़ी बहुत डैमेज है, लेकिन मैडी उसी कार से अपनी उबर ड्राइविंग की सर्विस शुरू कर देती है। शुरू में तो कस्टमर्स उसके कार में बैठने पे थोड़ा सा हिचकते हैं, पर वह कैसे भी कस्टमर्स को अपने कार में बैठने के लिए मना लेती है और कई हफ्तों की मेहनत के बाद फाइनली मैडी बहुत सारे पैसे बना लेती है, जिससे वो अपने लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर पाए। उसके बाद मैडी अपनी पार्टी सेरा और जिम के साथ शेयर करती है, जहाँ पे सेरा उसे बताती है कि हम दोनों अपने होम टाउन में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम इस शहर में घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैडी की लाइफ वे नॉर्मल हो जाती है और वह उस लेटर को जला देती है जिसको उसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वह गैरी से माफी मांगती है और अपना सबसे बोल्ड डिसीजन लेती है, वो अपना घर बेच देती है। वह पर्सी से भी बातें करना चाहती है, पर पर्सी उसके कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद मैडी पर्सी के घर पे जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि फिलहाल वो अपने यूनिवर्सिटी में है और इसलिए मैडी सीधा उसके यूनिवर्सिटी में ही पहुंच जाती है। यहाँ पे मैडी पर्सी से माफी मांगती है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और वह कार में बैठ जाता है और तभी मैडी उसके बोनेट पे बैठ जाती है और पर्सी भी यहाँ पे कार ड्राइव करने लगता है, जैसा कि मैडी ने उसके साथ किया था। यहाँ पे पर्सी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वह एक जलती हुई लकड़ी को हिट करता है, जिससे कि मैडी के कपड़ों में आग लग जाती है। और यहाँ पे मैडी को जल्दी से बचाने के लिए पर्सी अपने कार को लेकर बीच में एंटर हो जाता है, जिससे कि मैडी पानी में जाके गिरती है और इनिशियली उसकी आग बुझ जाती है। उसके बाद पर्सी जल्दी से मैडी को बचाता है और उनकी कार को टोइंग ट्रक से निकाला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बीच पे बैठे हुए हैं और पर्सी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैडी को बता रहा है। उसके बाद कहता है कि मैं कुछ दिनों में ही कैलिफोर्निया मूव कर जाऊंगा और तब हम इधर देखते हैं कि मैडी ने अपने घर को सेरा और जिम को बेच दिया है
ताकि उन दोनों को अपने होम टाउन नहीं जाना पड़े। और उसके बाद मैडी पर्से को उसके यूनिवर्सिटी तक ओवरराइड देने का फैसला लेती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और इस तरह होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।